हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आज बात करते हैं भारतीय संविधान की या भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। दरअसल हमने जो अभी तक आप लोगों का सेशन लिया है, जो आपको बताया है या पढ़ाया है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो संविधान है इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आने ही आने होते हैं। यूपीपी का एग्जाम आ रहा है, इसकी दृष्टि से जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपी है, पेट है या आने वाला आरओ एआरओ, ये 3 एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आइए हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की। हमने शुरू किया था कि भारतीय संविधान आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? 1909। ये क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। परिषद कितने थे? 3 थे। कौन कौन था? 1909, 1852 और 61। 1892 और 61। कौन सा? 1861। हम बात करते हैं 1919 की। भारतीय शासन अधिनियम क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1919। आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल जो 1919 अधिनियम है, इस अधिनियम को एक दूसरा नाम है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये क्या है? ये इसका दूसरा नाम है। किसका? भारतीय शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत राज्य सचिव। कौन थे? भारत राज्य सचिव। और ये कौन थे? वायसराय थे। पता है? अब बात आती है कि सर आपने इसके पहले वाला 1919 वाला लॉर्ड मिंटो बताया था या मार्ले मिंटो बताया था, मार्ले मिंटो अधिनियम बताया था। सर इसका भी नाम आपने दे दिया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, अन्य का नाम नहीं बताया। तो मैंने कल ही बताया था कि जो चेम्सफोर्ड है ये मतलब जो ये दूसरा नाम है, ये जब इन लोगों ने ही बनाया है तो इन लोगों के द्वारा बनाया गया ही, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। और बनाने के बाद ये लोग क्या करते थे? बनाने के बाद ब्रिटेन भेजते थे, संसद में वहां जाता था, पारित होता था, पारित होने के बाद इसे लागू किया जाता था। अब बात करते हैं कि ये कौन थे। हो गया कि मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। अब बात करते हैं ये भारत शासन अधिनियम 1919 बना कब था? 1919 में बना था, परंतु यह लागू कब हो रहा है? लागू कब हो रहा है? 1921 में। बात ध्यान देना थोड़ा। 1919 में बना, परंतु लागू यह कब हो रहा है? 1921 में यह लागू हो रहा है, अर्थात बनने के 2 साल बाद इसे लागू किया गया। इसके तहत कार्य कौन कौन से हुए वो महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब बात आती है कि सर जो द्वैध शासन प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, सर क्या इसकी शुरुआत हुई? नहीं, ये लागू की गई, ना कि इसकी शुरुआत हुई, ना ही इसका प्रारंभ किया गया। लागू की गई। सर अगर लागू की गई तो बनी कब थी? तो उत्तर होगा कि जब इसका हमने आप लोगों को पढ़ाया था 1784। सॉरी, हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? एक 1784 पढ़ाया था। यह कौन सा अधिनियम था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी? कि प्रशासनिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिया गया, जबकि जो व्यापारिक था वो किसे सौंप दिया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। यानी जो निदेशक थे उनको व्यापारिक सौंप दिया गया था, और जो कंट्रोलर थे अर्थात जो कंट्रोल करते थे, नियंत्रित करते थे या नियंत्रक जो थे, उनको प्रशासनिक सौंप दिया गया। इस तरह से 2 हो गए, यानी राजनीतिक प्रशासनिक कंट्रोलर के हाथ में चला गया और जो व्यापारिक था निदेशक के हाथ में चला गया। इस तरह वहां पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब बात आती जब शुरू हो चुकी थी तो यहां पर शुरू करने का तात्पर्य क्या था? तो कहूं आप लोगों से कहूंगा कि जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 84 में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की गई थी, ऐसे ही 1800,
1858 में एक अधिनियम आया था, महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हुआ था, या क्राउन लागू हुआ था, क्राउन शासन लागू हुआ था, तब क्या किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत राज्य सचिव नाम के एक नए पद की घोषणा हुई थी और उनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय क्या किया गया था, 15 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई थी, या उनकी सहायक समिति बनाई गई थी। उस समिति में 8 सदस्य ब्रिटिश संसद से लिए गए थे, जबकि 7 सदस्य कहां से लिए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लिए गए थे। जब ये लिए गए तो कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। जब 1858 में समाप्त कर दिया गया था, अब बात आती सर तो फिर यहाँ दोबारा इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, दोबारा की आवश्यकता ये पड़ी कि जब द्वैध शासन यहाँ पर लागू हुआ तो इसके तहत कैसे लागू हुआ, इसके तहत 2 विषय बनाए गए। 2 विषय कौन कौन से थे? 2 विषय जो बनाए गए वो थे सूचियों में। कैसे थे? सूची में, कि केंद्र सूची लागू की गई, केंद्र सूची बनाई गई और राज्य सूची बनाई गई। ये क्या है? सूची है। अब बात आती है सर सूचियां बनाने से द्वैध शासन के क्या संबंध है? तो मैं कहूंगा सूची और द्वैध शासन में एक समान मतलब एक विशेष संबंध है। क्या है? देखो, सूची का मतलब क्या हुआ, कोई विषय वस्तु तो होगी। हम कोई भी सूची बनाते क्या बनाते हैं, उसके अंदर कोई विषय वस्तु होती है ना, तो वही विषय वस्तु 2 भागों में बांट दिया गया कि एक केंद्र को सूची पकड़ा दी गई, या केंद्र को एक विषय पकड़ा दिया गया और दूसरा विषय राज्य को पकड़ा दिया गया। राज्य अर्थात प्रांत, राज्य अर्थात प्रांत, यानी प्रांत को पकड़ा दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर राज्य और प्रांत की, कि इनको क्या दिया गया सर? तो केंद्र को जो दिया गया था वो था आरक्षित विषय। क्या था? आरक्षित विषय था। और राज्य को क्या प्रदान किया गया? इन्हें हस्तांतरित विषय प्रदान किया गया। हस्तांतरित विषय प्रदान किया गया। अब बात आती है कि सर इन्हें हस्तांतरित प्रदान कर दिया, इन्हें आरक्षित, इन्हें हस्तांतरित, अर्थात केंद्र को आरक्षित प्रदान किया गया और राज्य को क्या? हस्तांतरित प्रदान किया गया। तो मैं कहूंगा हाँ। अब कहेंगे सर इन विषय में था क्या? तो गौर करो, आरक्षित के तहत एक विषय रखा गया, वो विषय था कि वित्तीय। क्या था? वित्तीय, अर्थात वित्त से संबंधित या कर। क्या था? कर था। अब इन्हें क्या सर सौंपा गया? तो इनको जो सौंपा गया था वो था शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या सौंपा गया? इन्हें वित्त सौंपा गया, इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सौंपा गया। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने क्या सौंप ले लिया? वित्त, यानी जितना कर आ रहा है पूरे देश से इन्होंने अपने पास रख लिया। अब इनको क्या किया कि जाओ तुम शिक्षा और स्वास्थ्य संभालो। समझने वाली बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य संभालो, अर्थात ये रुपए रख रहे हैं सजो के और इनसे कहा गया तुम रुपए खर्च करो। अब बात आती है जब इन लोगों ने कहा, राज्य या प्रांत वालों ने कहा कि सर हम जो कर रहे हैं ये कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि जो वित्तीय था इनको कौन देख रहा था, कौन देखभाल कर रहा था? तो उत्तर होगा कि मनोनीत सदस्य। किसके? वायसराय के मनोनीत सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? वायसराय के मनोनीत सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? वायसराय के मनोनीत सदस्यों के द्वारा वित्तीय कर का संग्रहण किया गया, मतलब इनके हाथ में चला गया। अब बात आती है क्या ये विधानमंडल से आते थे? अब बात यहां पर देखो, एक चीज समझने वाली है विधानमंडल की। क्या ये विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार थे या विधानमंडल से आते थे? भाई इन्होंने ये क्या किए जा रहे हैं? मनोनीत किए जा रहे हैं। जो मनोनीत किया जाता है वो विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार क्यों होगा? और फिर ये किसके मनोनीत सदस्य हैं? वायसराय के हैं। अब जो वायसराय का बंदा है वो किसी के प्रति उत्तरदायी क्यों होगा? वो उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होगा जो उन्हें नियुक्त करेगा। सपोज डेट ये मान लो कि जैसे हम आप लोगों को या किसी बंदे, क्या है जैसे मान लो किसी को हम अपने लिए किसी को जॉब पर रख रहे हैं, हमने किसी को नौकरी दी, अब वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा?
मेरे प्रति होगा या किसी दूसरे के प्रति होगा। जाहिर सी बात, अगर मैंने किसी को नौकरी दी है तो वो मेरे प्रति उत्तरदायी होगा ना। इसी तरह से जो मनोनीत सदस्य थे किसके प्रति उत्तरदायी थे? वायसराय के प्रति उत्तरदायी थे। अर्थात अब वायसराय के तो अप्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। अब आती है सर, जब शिक्षा और स्वास्थ्य हस्तांतरित विषय के तहत चले गए, हस्तांतरित विषय मतलब राज्य सूची का विषय हो गया सर, तो ये किसके अधीन थे? इनमें कौन से सदस्य थे जो इसकी देखभाल कर रहा था? तो उत्तर है कि इसके तहत विधानमंडल के, कहां के? विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य? विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब एक चीज गौर करो, यहां पर कहा जा रहा है कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य अर्थात जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए या जनता के प्रतिनिधि, उनके द्वारा यह प्रदान किया गया या उनको यह प्रदान किया गया। अब बात आती है, अब ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? यार जाहिर सी बात है, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होंगे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक, और जब इनके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये है, और ये दोनों विभाग कैसे होते हैं या ऐसे विभाग कैसे होते हैं? अधिक खर्चीले होते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि सर क्या करें जो कि हम ये खर्च भी निकाल सकें, क्या किया जाए ऐसा। जब मतगणना हुआ, सब कुछ हुआ, तब एक बात सामने आई कि ठीक है, तुम करना चाहते हो तो एक काम कर लो कि कर कौन सा, मतलब बजट बनता है ना, तो बजट कहां से लाएं, क्या करें सर? तो इन्होंने कहा बजट का विभाजन कर लो। क्या कहा? कि बजट का विभाजन कर लो। क्या कहा गया? कि बजट का विभाजन कर लो, अर्थात राज्य का बजट अलग हो जाएगा, प्रांत या राज्य का बजट अलग हो जाएगा और केंद्र का बजट अलग हो जाएगा। अब बात आती है सर, केंद्र का बजट का मतलब क्या है? तो देखो भैया, वर्तमान में भी केंद्र का बजट बनता है, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें सिर्फ एक काम किया जाता है कि पूरे देश में कुछ भी होता है सब पर, देखो वर्तमान में जीएसटी लागू होती है। ठीक, ये जीएसटी केंद्र की है। जीएसटी में सी और मतलब एस, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अर्थात सेंट्रल, स्टेट और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल और जो सेंट्रल होती है केंद्र की होती है, जो स्टेट होती है ये राज्य की होती है। अब बात आती स्टेट की। स्टेट में भी जो होती है इसका भी कुछ अंश केंद्र को दिया जाता है। अब जैसे आप कोई भी छोटा सा एक बिस्किट पैकेट लाए और उसकी कीमत 10 रुपए है, अगर आप कंपनी में सच में देखेंगे जाके ये कितने का बना है, तो उसकी लागत 1 रुपए या 0.5 रुपए, 1 रुपए या 0.5 रुपए यानी 50 पैसे होगी। ठीक, अब वो हमको पड़ कितने का रहा है? 5 रुपए का पड़ रहा है। अब अंदाजा लगा लो, हम कहते हैं सब कुछ मिला के लगा लो कि अगर 1 रुपए का पड़ रहा है, सब कुछ अगर लेवड़ी भाड़ी जितना भाड़ा वाड़ा है सब कुछ, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सब लगा लो, तो 2 रुपए मान लो। अब 2 रुपए में अब 5 रुपए कहा, 2 रुपए बिस्किट पड़ रहा है, अब 2 रुपए निकाल दो, कितने रुपए बचा? 3 रुपए। अर्थात हम कितने रुपए टैक्स दे रहे हैं? 5 रुपए के बिस्किट पर हम 3 रुपए टैक्स दे रहे हैं। अंदाजा लगाओ कि कितना जा रहा है। अब इसमें कोई कुछ चीजें हैं जैसे सेंट्रल है। अब सेंट्रल की कैसी होती है? जब कोई भी वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, बिक्री होती है, उन पर सेंट्रल कैसा लगता है? उन पर सेंट्रल लगता है, यानी केंद्रीय कर लगता है। अब बाय द वे केंद्रीय कर मैक्सिमम सब पर लगता है। अब तो जितने भी उद्योग हैं सब पर कैसा लगता है? केंद्रीय कर लगता है। केंद्रीय के साथ साथ मतलब जीएसटी लगता है। तो जीएसटी में तो दोनों हो गए ना, सारे हो गए जीएसटी में। अब बात करते हैं कि सर कर का विभाजन कर दिया, चलो कर का विभाजन, अब कर ये लाएंगे कहां से? ये तो ले आए, ये कहां से ले आएंगे? जबकि हमने पढ़ा है कि जो इसके पहले वाले जो परिषद पढ़े हैं, 19 हो या 92 हो, मतलब सॉरी 1909 हो या 1892, इसमें क्या केंद्र का कुछ करने को दिया गया था? नहीं, बजट पर मत देने को दिया गया, बजट रखने को दिया गया था, लेकिन लागू करने को नहीं दिया गया। बजट बनाने को दिया गया, कब दिया गया था? 1909 में दिया गया, लेकिन क्या लागू करने को दिया गया? नहीं। यहां पर कहा गया कि ठीक है कि प्रांत जो है अपने लिए कर लगा सकते हैं। कौन सी सुविधा दी गई? कर। अर्थात राज्य में जो प्रांतीय सरकार है या विधानमंडल है प्रांत की, ये क्या कर सकते हैं? कर की व्यवस्था कर सकते हैं अलग से, अतिरिक्त कर।
अर्थात जो चीज हमको 1 रुपए में मिलनी थी, अब जाहिर सी बात ये लगाएंगे तो हमको कितने की पड़ेगी, 2 रुपए की। अब बात आती है सर तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया दिक्कत है कि ये केवल हम कह रहे हैं 2 रुपए की, ठीक। एक बात बता रहे हैं, अब इनको देखना है कि हमको शिक्षा भी निकालना है, स्वास्थ्य भी निकालना है, मतलब जितने भी इनको हस्तांतरित किए गए हैं, विषय सौंपे गए हैं, उन सभी का खर्चा निकालना। इसके अतिरिक्त इन्हें इस रुपए से कुछ केंद्र को भी वापस करना है। तो इसकी कीमत कितनी, वही चीज कि 5 रुपए। 1 रुपए की चीज 5 रुपए पहुंच गई, कि 2 रुपए केंद्र को गया, 1 रुपए अपने पास रखा, या 1 रुपए केंद्र को दिया, 2 रुपए अपने पास रखा, 2 रुपए लागत, 3 रुपए ऐसे गए। कर का व्यवस्था हो गई। अब कर हो गया, इसके अतिरिक्त अब बात आती है सर जब कर की व्यवस्था हो गई है कि अब भी कोई दिक्कत थी, तो कहूंगा हाँ एक दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि जब कर का विभाजन हुआ तो ये सोचा गया कि जो कर है इसे किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पर भी वायसराय ने अपनी शर्तें लागू कर दी। क्या कर दिया, अपनी शर्तें लागू कर दी। और शर्तों में क्या था, जो आप कर की व्यवस्था करेंगे, समझो, जो आप कर की व्यवस्था करेंगे उन करों में क्या करेंगे आप कि 70% आप केंद्र को सौंपेंगे। किसे सौंपेंगे, 70% किसे सौंपेंगे, केंद्र को सौंपेंगे। कुल कर का 70%, अर्थात ये अपने बजट में कुल कितना उपयोग कर सकते थे उस समय, 30% बजट में केवल उपयोग कर सकते थे कुल कर का। हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कार्य किए गए, जैसे सिविल सेवा होती थी। खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुभारंभ कब हुआ, 1853 में। 1853 में जब खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत की गई तो 1919 में एक बात की गई कि जो था भारत में, मतलब जो एग्जाम हो रहा था वो इंग्लैंड के साथ साथ, पहले कहां हो रहा था, देखो पहले इंग्लैंड में हो रहा था, अब कहां हो रहा है, अब कह रहे हैं इन्होंने सिफारिश की कि डियर मैडम, या जो संबोधित करते हो, कि हम एग्जाम जो भारतीय मतलब जो सिविल सेवा है इसका एग्जाम इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इंग्लैंड में जाके एग्जाम दे सकें, अतः उन्हें ये आदेश दें या उनके इस निवेदन को स्वीकारें कि वो भारत में बैठकर भी एग्जाम दे सकें और सिविल सेवा में सहभागिता कर सकें, अर्थात कंपनी को या ब्रिटेन को और उन्नत प्रदान कर सके। तो यहाँ क्या किया गया कि भारत के मतलब इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजन की सिफारिश, किसकी, सिविल की, सिविल परीक्षा की सिफारिश ठीक है, कुछ समझ में आया कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी सिविल परीक्षा की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त एक कार्य और किया गया, वो कार्य था कि जो भारत था, कहा गया कि इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है इसका वृद्धि किया जाए, इसका विस्तार किया जाए। अच्छा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रारंभ कब हुआ था, 1909 में। कब चालू हुआ था, 1909 में हुआ था। यह केवल तब मुस्लिमों के लिए हुआ था, लेकिन यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या कर दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें वृद्धि कर दी गई और इसमें कहा गया कि सिख भाग लेंगे, आंग्ल भारतीय भाग लेंगे, आंग्ल भारतीय भाग लेंगे, यूरोपीय भाग लेंगे और ईसाई, कौन, ईसाई भाग लेंगे।
ईसाई भाग लेंगे, अर्थात इतने लोगों को इसमें भाग लेने का अधिकार दिया गया। अब हम बात करते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी क्या कुछ रह गया? हाँ, एक चीज रह गई थी कि उस समय एक नया सदन लागू किया गया, विधानमंडल बनाया गया या केंद्र स्तर पर एक सदन बनाई गई, वो थी लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान दें कि यहां पर दो सभाएं बनाई गई या दो स्थान या दो समिति बनाई गई, उनका नाम था लोकसभा और यहां राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह कभी भी भंग की जा सकती है, परंतु राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती। ऐसे मान लो कि एक व्यक्ति है जो कसरत करके खूब मजबूत हुआ है। अब ये बताओ, उसे लोकसभा मान लो, जिसने कसरत मेहनत करके मजबूत हुआ है, उसे लोकसभा मान लो। क्यों? अभी बता रहा हूं, क्योंकि राज्यसभा के रूप में समझ लो किसी ईश्वर को रख लो। अब बताओ, किसे जल्दी से तोड़ा जा सकता है या किसे हराया जा सकता है? मनुष्य को ना। तो जो मनुष्य है उसे लोकसभा के अनुसार रखो। और वर्तमान में भी देखो, लोकसभा भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। अब बात आती है, सर इनमें सदस्य कितने थे? उस समय लोकसभा में 145 सदस्य रखे गए और राज्यसभा में मात्र 60 सदस्य रखे गए थे। अब बात आती है, सर इनकी नियुक्ति हो गई, सदस्यों की संख्या आ गई, लेकिन क्या ये किसके पर जिम्मेदार थे? क्या जनता के प्रति थे या जनता के लिए कार्य करते थे? उत्तर होगा जनता के द्वारा जाते थे, लेकिन उत्तरदायी ये केवल वायसराय के होते थे। किसके होते थे? वायसराय के होते थे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज का ये टॉपिक यहीं तक था, इतना ही था। एक बार समझ लो, एक बार देख लो कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1919 ये है, ये लागू कब हुआ? 1921 में लागू हुआ था। बात आती है कि इसके बाद कौन सा हुआ? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई या फिर लागू किया गया। शुरुआत में लागू किया गया। किस रूप में? केंद्र सूची और राज्य सूची के रूप में। अर्थात दो विषय बनाए गए। कौन से? एक केंद्र के लिए विषय बनाया गया, एक राज्य के लिए बनाया गया। अर्थात राज्य को प्रांत, उस समय प्रांत बोला जाता था, तो हम प्रांत बोल सकते हैं। आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में। आरक्षित में जो वायसराय था अपने पास वित्त संबंधी रख लिया, जबकि हस्तांतरित के रूप में ऐसा रख लिया जिसमें वित्त का खर्चा हो या वहन करना पड़े, उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभाग इनको सौंप दिए गए। अब बात आती है कि इनके संरक्षण कौन कर रहा था या ये किसके अधिकार में लागू किए जा रहे थे? तो जो वित्तीय था या आरक्षित विषय था, वायसराय के द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे उनके द्वारा लागू किया जा रहा था। ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। वहीं पर जब राज्य की बात आती है या प्रांत की बात आती है, यहाँ पर हस्तांतरित विषय जो है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता। किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता था। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? विधानमंडल के होते थे या जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्वाचित हैं और ये मनोनीत है। अब बात आती है कि खर्चे की। सर मेरे पास खर्चा नहीं है, किसने कहा? प्रांत ने कहा या राज्य ने कहा? तो इन्होंने कहा ठीक है, हम बजट को अलग कर लेते हैं। क्या कहा? हम बजट को अलग कर लेते हैं। बहुत कई बार पूछा गया है कि बजट का विभाजन कब हुआ था? उत्तर होगा 1921। बजट का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1919 अधिनियम के द्वारा हुआ था। बजट का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा हुआ था। बजट का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। ठीक, तो इसका विभाजन कर लिया। अब इस विभाजन के साथ साथ कहा गया सर विभाजन तो कर लिया, लेकिन हम कैसे रुपए की व्यवस्था करें, बजट कैसे बनाएं? तो इन्होंने उत्तर दिया भाई कर अलग से वसूलो तुम, परंतु जो कर वसूलोगे उसमें 70% तुमको केंद्र को देना होगा या वायसराय को देना होगा। बात समझो, केवल 30% में आप अपना खर्चा निकालेंगे, अपना भी निकालेंगे और राज्य का भी करेंगे। मतलब जन कल्याण भी करना है, अपना भी कल्याण करना है। अब 30% में जनता का कल्याण कैसे किया जाएगा? क्या होगा? क्या संभव था? नहीं था। इसके बाद जो इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, कौन सी? सिविल सर्विस की। उस सिविल सर्विस के लिए यहां सिफारिश की गई कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाई जाए। कारण क्या था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो एग्जाम देना चाहते थे, परंतु वित्तीय समस्या से ग्रसित होने के कारण वो इंग्लैंड में जाके एग्जाम नहीं दे सकते थे। क्यों? यहां से वहां तक जाने का समय, खर्चा, फिर वहां जाओगे, रहोगे, रुकोगे,
वहां भी खाओगे पियोगे, उसका खर्चा, इतना खर्चा ना उठा पाने के कारण लोग एग्जाम देने से कतराते थे और नहीं जाते थे। इसलिए सिफारिश की गई कि भारत में भी इंग्लैंड के साथ साथ एग्जाम करवाया जाए। जबकि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। अब बात आती है कि इसके बाद क्या किया गया भाई, जो प्रतिनिधित्व था या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब शुरू हुआ था? 1909 में शुरू हुआ था। यहाँ क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया। कैसे कि सिखों का नेतृत्व कौन करेगा? सिख करेगा। ईसाइयों का ईसाई करेंगे, आंग्ल भारतीयों का आंग्ल भारतीय करेंगे, यूरोपियन का यूरोपीय करेंगे। अब बात आती है सर आंग्ल भारतीय है क्या? आंग्ल भारतीय ऐसे भारतीय हैं जिनके पिता अंग्रेज हैं और माता भारतीय हैं। ऐसे कौन, इनकी संतानें कौन कहलाई? इनकी संतानें आंग्ल भारतीय कहलाई। समझ में आया? या फिर ऐसी महिला जो उच्च कोटि की हैं, मतलब उच्च पद पर हैं, इंग्लैंड की हैं, लेकिन यह संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से महिलाएं भारत में बहुत कम आती थी। अब बात आती है कि इसके बाद भी कुछ हुआ। हाँ हुआ। क्या हुआ था? जो वर्तमान में हम लोकसभा और राज्यसभा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा को देख रहे हैं। यह कब बनी थी? 1919 में बनी थी। लागू कब हुई थी? 1921 में लागू हुई थी। अब याद रहे कि कब बनी? देखो कौन सी 19 लोकसभा में कितने सदस्य थे? 145। राज्यसभा में 60। इन 60 सदस्य थे, परंतु किसके प्रति उत्तरदायी थे? पूर्णतः वायसराय के प्रति उत्तरदायी थे, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन सदस्यों को कभी भी निकाला जा सकता था। अब एक चीज गौर करो, मैंने कहा था ये फंडामेंटल है, अर्थात ये पूरे संविधान या राज्य व्यवस्था की क्या है? नींव है। और इसी नींव के आधार पर वर्तमान संविधान पूर्ण संविधान बना हुआ है। अब गौर करो कि द्वैध शासन प्रणाली वर्तमान में है या नहीं है? केंद्र सूची राज्य सूची लागू है या नहीं है? कब की है ये? 1919 की है। वर्तमान में चल रही है? चल रही है। विषय आरक्षित हस्तांतरित दोनों है, मतलब वित्त और कर, है या नहीं है? वर्तमान में है। कब की है? 1919 के हैं। मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य ये है या नहीं है? हैं। वर्तमान में चल रहे हैं। कब से है? 1919 से। सिविल परीक्षा भारत में हो रही है, खैर ये तो अलग मुद्दा हो गया। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अब इसका खात्मा हो गया। इसका खात्मा कब हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का समापन किया गया था। अब अगला है कि सभाएं, लोकसभा है वर्तमान में या नहीं है? राज्यसभा है या नहीं है? है। लोकसभा राज्यसभा इनका भी निर्माण कब हुआ, गठन कब हुआ था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। उम्मीद है कि हमने जो आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना न छोड़ें। धन्यवाद।